हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का कैंपेन लॉन्च कर दिया। अलीगढ़ में आज मोदी ने यूपी की जनता से कहा, यह उनकी गारंटी है, उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ से अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं मिल सकता। मोदी ने यूपी की जनता को बताया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के मन में खौफ पैदा किया है, कानून व्यवस्था को सुधारा है। मोदी ने बताया कि कैसे यूपी में माफिया राज खत्म होने के बाद, डर का माहौल खत्म होने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां यहां इन्वेस्ट करने के लिए आगे आई है। मोदी ने डिटेल में बताया कि योगी ने छोटे किसानों के लिए क्या क्या किया, गन्ना किसानों के लिए क्या क्या किया, छोटे व्यापारियों की मदद कैसे की, कैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस को कंट्रोल किया और कैसे यूपी में तेजी से वैक्सीनेशन करवाकर रिकॉर्ड बनाया। आज अलीगढ़ में मौका तो था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का, लेकिन आप जानते हैं यूपी में इलेक्शन कैंपेन सब पार्टियों ने शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने आज योगी सरकार के काम की तुलना दूसरी पार्टियों की सरकारों से की, पिछली सरकारों से की। मोदी ने आज की पब्लिक मीटिंग में जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया, उसी से साफ हो गया कि मोदी के कैंपेन की टोन क्या होगी। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, अन्य सांसदगण। आपने सुना, आज मोदी ने योगी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, यशस्वी, तेजस्वी और कर्मठ। आमतौर पर सारे नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से काम का यह सर्टिफिकेट योगी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोदी की उम्मीद बहुत बड़ी होती है और तारीफ के मामले में वो थोड़े कंजूस हैं। अगर मोदी ने प्रशंसा की तो समझ लेना चाहिए कि योगी के पूरे कामकाज का ब्यौरा उन्होंने लिया होगा, बारीकी से उसे परखा होगा और उसके बाद ही मोदी ने योगी को 100 में से 100 नंबर दे दिए। असल में आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास का कार्यक्रम था। इस मौके पर मोदी ने कहा कि योगी ने जिस तरह से यूपी में कानून का राज स्थापित किया, उसका असर यूपी का हर परिवार महसूस करता होगा, क्योंकि एक वक्त था जब लोग अपनी बेटियों बहनों को शाम के बाद घर से बाहर भेजने से डरते थे। लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, अब हालात बदल गए हैं, अपराधी कानून हाथ में लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियां घर वापस न आए, माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी
ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। मोदी की बात तो सही है। कुछ साल पहले तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, शामली से, कैराना से, अलीगढ़ से इस तरह की खबरें आती थी, तस्वीरें आती थी, जब लोग गुंडों से परेशान होकर घर बार बेचकर पलायन करने लगे थे। अब इस तरह की खबरें नहीं आती। इसीलिए मोदी ने खास तौर पर इसका जिक्र किया और इसके बाद यह भी बताया कि सिर्फ आम लोग नहीं, व्यापारी और बड़ी बड़ी कंपनियां भी यूपी में आने से डरती थी, क्योंकि यूपी में वसूली करने वाले माफिया और गुंडों का राज था। प्रशासन में माफिया की मनमानी चलती थी। यूपी को देश के विकास का स्पीड ब्रेकर माना जाता था। लेकिन कहना होगा कि योगी ने हालात बदल दिए। आज यूपी देश के डेवलपमेंट का आधार बन रहा है। अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं, यह कहा नरेंद्र मोदी ने। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। शौचालय बनाने का अभियान हो, गरीबों को अपना पक्का घर देना हो, उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वरना मुझे तो याद है, वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं, जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। ये मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूं। जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं होता था। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में अपराधियों के दिल में खौफ तो भरा है। पहले हम देखते थे अपराधी थाने में जाकर पुलिसकर्मियों को धमकाते थे, लेकिन अब अपराधी अपने गले में तख्ती लटकाकर थाने में पहुंचते हैं। गैंगस्टर योगी के राज में डरते हैं। विरोधियों ने योगी की ठोक दो पॉलिसी का बहुत विरोध किया, कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन पब्लिक ने इसको सपोर्ट किया। मैं आपको कुछ फैक्ट और फिगर बताता हूं ताकि हम इसको समझ सकें। यूपी में योगी की सरकार के वक्त पुलिस और अपराधियों के बीच कुल 4000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। मार्च 2017 से जून 2021 के बीच 4 साल में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 3129 अपराधी घायल हुए और 139 खूंखार अपराधी मारे गए। हालांकि एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की जाति को मुद्दा बनाकर योगी को घेरने की कोशिश की गई,
लेकिन योगी ने इन बातों की कभी परवाह नहीं की। पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। पिछले 4 साल में अपराधियों की 1,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत 13,200 से ज्यादा केस दर्ज हुए और 42,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। योगी के रुख से यूपी में पुलिस का, कानून का इकबाल कायम हुआ है और अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, और यह यूपी की जनता जानती है, मानती है, दिखाई देता है। इसलिए इस मामले में मोदी ने खुलकर योगी की तारीफ की। लेकिन एक और बड़ी बात यह कि योगी की इस कोशिश का असर सिर्फ आम लोगों पर नहीं पड़ा, सिर्फ जनता बेखौफ नहीं हुई। अपराधियों और गुंडों के कारण बिजनेस पर जो ब्रेक लगता था, वसूली के चक्कर में जो कंपनियां उत्तर प्रदेश में आकर बिजनेस करने से डरती थी, अब यूपी उनके लिए सेफ डेस्टिनेशन है। इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और यह बात मोदी ने आज कही। मोदी ने कहा कि योगी की लीडरशिप में यूपी का माहौल बदल चुका है। डबल इंजन सरकार होने का डबल लाभ कैसा होता है, यूपी इसका एक एग्जाम्पल है। मोदी ने कहा कि योगी ने जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट किया, जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन किया, यह देश के लिए गर्व और दुनिया के दूसरे देशों के लिए हैरानी की बात है। योगी जी की सरकार में गरीब की सुनवाई भी है, गरीब का सम्मान भी है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी की बदलती कार्यशैली का एक बहुत बड़ा प्रमाण है सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान। उत्तर प्रदेश अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। कोरोना के इस संकट काल में गरीब की चिंता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए महीनों से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। गरीबों को भूखमरी से बचाने के लिए जो काम दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो आज भारत कर रहा है। ये हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। उत्तर प्रदेश को चलाना कितना बड़ा चैलेंज है, यह भी आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। दुनिया के सिर्फ 4 मुल्कों की आबादी यूपी से ज्यादा है। इतना बड़ा राज्य है। इतनी बड़ी आबादी को कोरोना से बचाना, जो लोग कोरोना के शिकार हो गए उनका इलाज कराना, कोरोना के कारण जिनकी रोजी रोटी चली गई उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना, और फिर इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क ये काम नहीं कर पाए। योगी ने करके दिखाया, और आज इसीलिए मोदी ने इसकी तारीफ की। लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नेता भी योगी के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ कर चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने योगी के काम को रिकॉग्नाइज किया है, इसे मान्यता दी है।
इसका असर यह है कि आज पूरे देश में कोरोना के जो 25,404 नए केस आए हैं पिछले 24 घंटे में, इनमें से यूपी में सिर्फ 33 केस हैं। यह बड़ी बात है और इसका क्रेडिट योगी को मिलना चाहिए। इस वक्त किसानों के मुद्दे को एक बड़ा इशू बनाया जा रहा है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत देना, योगी को वोट मत देना। शायद इसीलिए आज मोदी ने कहा कि किसानों के लिए केंद्र सरकार चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते पर चल रही है। छोटे किसानों के साथ उनकी सरकार खड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों के लिए जो काम किए हैं उसका जिक्र मोदी ने किया और कहा कि किसान इसका असर महसूस कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में गन्ना किसानों के लिए सरकार और भी काम करेगी। बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाना पड़ता है, इसका रास्ता स्वयं चौधरी चरण सिंह जी ने दशकों पहले देश को दिखाया है। देश के जिन छोटे किसानों की चिंता चौधरी साहब को थी, उनके साथ सरकार एक साथी की तरह खड़ी रहे, ये बहुत जरूरी है। इन छोटे किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या 80% से ज्यादा है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटी जोत वालों को ताकत दी जाए। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यूपी में बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बने हैं। गन्ने के भुगतान को लेकर के भी जो परेशानियां आती थी, उन्हें लगातार कम किया जा रहा है। बीते 4 साल में यूपी के गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। आने वाले साल तो यूपी के गन्ना किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाला है। मोदी की बात सही है कि हमारे देश में ज्यादातर किसान छोटी जोत वाले हैं। उनके पास कम जमीन है, लेकिन उनकी जिंदगी इसी जमीन से चलती है। इसलिए सरकार छोटे किसानों को ज्यादा प्रोटेक्शन दे रही है। किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान फसल बीमा योजना, किसान पेंशन योजना, ऐसी तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, लागू की गई हैं। सरकार का दावा है कि नए कृषि कानून भी किसानों की स्थिति को मजबूत करेंगे, छोटे किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन इस सब के बाद पिछले 9 महीने से संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है। राकेश टिकैत जैसे तमाम नेता उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और इस आंदोलन का थोड़ा बहुत तो असर हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसलिए मोदी ने आज खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात की, चौधरी चरण सिंह का हवाला दिया और इसके बाद मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान की बात की। मोदी ने कहा कि आजादी के बहुत से नायकों को इतिहास में वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। अब सरकार नई पीढ़ी को अपने भूले बिसरे नायकों से परिचित करा रही है। इन्हीं नायकों में राजा महेंद्र प्रताप थे। सरकार उनके नाम पर अलीगढ़ में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना रही है। क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी संपत्ति को दान करके शिक्षा संस्थान बनाए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान दी थी, इसलिए उनके नाम पर
एक विश्वविद्यालय खोलना राजा महेंद्र प्रताप को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े, उन्होंने भारत के भविष्य के निर्माण की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया था। उन्होंने अपनी देश विदेश की यात्राओं से मिले अनुभवों का उपयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया। वृंदावन में आधुनिक टेक्निकल कॉलेज उन्होंने अपने संसाधनों से अपनी पैतृक संपत्ति को दान करके बनवाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी। आज आजादी के इस अमृत काल में जब 21वीं सदी का भारत शिक्षा और कौशल के नए दौर की तरफ बढ़ चला है, तब मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है। इस विचार को साकार करने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरते हैं तो एक तीर से कई शिकार करते हैं। आज अलीगढ़ में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के अच्छे कामों का बखान किया, एक तरह से उनका कैंपेन लॉन्च किया और साथ साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह अमर रहे के नारे लगवाए और चौधरी चरण सिंह को याद किया। ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े सम्मानित जाट नेता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह तो कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री भी रहे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह को उनके बलिदान और देश सेवा के लिए पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की अपनी सरकार बना ली थी। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी जमीनें, अपनी संपत्ति दान करके शिक्षा संस्थान खोले, गरीबों के लिए काम किया। इसके लिए उन्हें 1932 में नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। आजादी के बाद वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे। 1979 में उनका निधन हुआ, लेकिन उस वक्त की सरकारों ने न जीवित रहते उनका सम्मान किया और न ही इतिहास में उन्हें अच्छी जगह दी गई, ऐसी जगह जिसका उन्हें हक था। नरेंद्र मोदी ने इस इलाके के लोगों की भावनाओं को समझा, जाट राजा के नाम पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को संदेश दिया। असल में आप जानते हैं, राजनीतिक गलियारों में बहुत दिनों से चर्चा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बीजेपी से नाराज हैं। किसान आंदोलन के लीडर राकेश टिकैत के परिवार का इस इलाके में काफी प्रभाव है। इसीलिए मोदी ने यहां बड़े जाट नेताओं का सम्मान किया और यह भी बताया कि उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी के विरोधी राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर तो कुछ नहीं कह सके, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ को उनके कामों को लेकर घेरने की कोशिश की। आज अखिलेश यादव ने जो जो बातें कही, उससे समझ आ गया कि मोदी का तीर निशाने पर लगा है। मोदी ने योगी को क्राइम कंट्रोल करने के लिए बधाई दी थी, पुरानी सरकार के क्राइम रिकॉर्ड का जिक्र किया था, अपराधियों के कारनामे याद दिलाए थे और जाहिर है इशारा समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ था। इसलिए उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आते ही सबसे पहले इसी मुद्दे को उठाया, कहा
बीजेपी झूठ बोलने में नंबर 1 है। बेहतर होता प्रधानमंत्री यूपी में अपराध की बात करने से पहले, योगी को सर्टिफिकेट देने से पहले यूपी में अपराधों के सरकारी आंकड़े देख लेते। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है। और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां हैं? नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले? योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़े बड़े गैंगस्टर माफिया की गैर कानूनी संपत्ति को जब्त कर रही है। सरकारी जमीन पर जो गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं उन पर बुलडोजर चला रही है। इसका जिक्र आज मोदी ने किया, योगी की प्रशंसा की। यह बात भी अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को बुलडोजर को अपना चुनाव निशान बना लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि जिन लोगों के मकान और दुकान गिराए गए हैं वो गरीब हैं, और फिर कहा कि जिन गरीबों के घरों पर मोदी ने बुलडोजर चलवाया, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन सबको सरकार घर बनवा कर देगी। अखिलेश यादव ने अफसरों को भी धमकी दी, कहा अफसरों की लिस्ट बन रही है, सरकार बदलेगी तो बुलडोजर चलाने वाले अफसरों का भी हिसाब बराबर होगा। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है इसका भी नक्शा पास नहीं है। जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सब ने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कानून को नहीं मान रही, जो मर्यादाएं होती है राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। और जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादियों ने सूची बनाई है, अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। अखिलेश यादव विपक्ष में हैं, जाहिर है योगी के काम की तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना सबको दिखाई देता है कि जब पूरा देश कोरोना की सेकेंड वेव का सामना कर रहा था, जब उत्तर प्रदेश में कोरोना पीक पर था, उस वक्त योगी आदित्यनाथ शहर शहर घूम रहे थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद घर से काम कर रहे थे और जिस दिन नेगेटिव हुए उसी दिन कोरोना के इंतजामात का जायजा लेने निकल पड़े। लेकिन उस वक्त अखिलेश घर से नहीं निकले थे। हालांकि यह कहना पड़ेगा कि उस वक्त घर पर रहना ही सुरक्षित था, यह सबसे बेहतर तरीका था। सरकार भी लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही थी। अखिलेश ने इस बात को माना, लेकिन जनता तो नेता से उम्मीद करती कि बुरा वक्त हो तो नेताजी बाहर निकलें, उसके साथ खड़े हों। लेकिन अब अखिलेश यादव की परेशानी दूसरी है। अखिलेश यादव को लग रहा था कि मुसलमान बीजेपी को वोट देगा नहीं। किसान आंदोलन के चक्कर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट भी बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके बीजेपी ने जाटों के बीच एक मैसेज भेजा है। यह बात सिर्फ अखिलेश यादव को नहीं, बीजेपी के सभी विरोधियों को परेशान कर रही है। हालत यह कि आज असदुद्दीन ओवैसी को भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की तारीफ करनी पड़ी। ओवैसी ने कहा कि एमयू में राजा महेंद्र प्रताप का बड़ा सम्मान है, उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। महेंद्र प्रताप साहब का तस्वीर भी है, उनकी इज्जत की निगाहों से वहां पे देखा जाता है और उनकी बड़ी कदर की जाती है। वो तो उस जमाने में मुस्लिम उलेमाओं के साथ जाकर एक हुकूमत भी बनाए थे, तो ये बात गलत है। उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, कोई बात नहीं है।
और इसके बाद ओवैसी योगी पर आए। कहा योगी अब्बा जान की बात तो करते हैं, सबका साथ सबका विकास का दावा तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भेदभाव भाईजान के साथ करते हैं। और इसके बाद ओवैसी ने भी सियासत के अपराधीकरण की बात की, यूपी के गैंगस्टर्स और माफिया की बात की। कुछ ही दिन पहले ओवैसी ने जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद की फैमिली को अपनी पार्टी में शामिल किया। अतीक अहमद और उसके परिवार को चुनाव के मैदान में उतारने का ऐलान किया। इसलिए आज ओवैसी ने गैंगस्टर्स और बाहुबलियों का बचाव किया। ओवैसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, इन लोगों के चुनाव लड़ने पर कानूनन कोई रोक नहीं है। अगर ये लोग उनकी पार्टी से टिकट मांगेंगे तो वो टिकट जरूर देंगे। चुनाव तो लड़ेंगे ना, बिल्कुल लड़ेंगे। क्यों? हम तो 100, हमारे शौकत साहब सदर ने कहा कि 100 सीटों पर हम लोग तैयारी करें लड़ने की। मुख्तार साहब को भी टिकट मिलेगा? नहीं मालूम, अभी तो मुझे नहीं मालूम, उस बारे में तो नहीं मालूम। आपकी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि उनको, हाँ, हमने ये कहा कि अगर उनको टिकट हम देने तैयार हैं। अब उनसे बातचीत नहीं हुई हमारी। बाहुबलियों को आपकी पार्टी जगह दे रही है, ऐसा आरोप लगेगा आप पे? प्रज्ञा ठाकुर दूध की दुली भी है? क्या बात है? 37% MLA बीजेपी के, इनके क्रिमिनल चार्जेस हैं यूपी में। हाँ, जेडीयू में जितने MP हैं कितनों पर केस है बताइए? ये सब क्या है? लोकप्रिय नेता है पूरे ये। आप भी उसी धारा में चलेंगे ना? अरे जब आपके लिए अच्छा है तो मुझे भी अच्छा होना चाहिए ना। है आप वोट अच्छे हैं। हाँ, नहीं दाग आपको हमारी नजर आते ना, दूसरों के दाग आपको दूध की तरह नजर नहीं आते। आपको तो वो तो आपको दिखता है कि वो जख्म है, नजर आता है। उनके ऊपर चार्जेस हैं, कोर्ट ने प्रूव नहीं किया उसको, और इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत देता लड़ने की। अतीक अहमद भारत के शहरी हैं और लीगली वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन पर क्रिमिनल केसेस हैं और अभी तक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। क्यों बात है? आप लड़ा रहे हो? बिल्कुल लड़ाएंगे। मुख्तार भी आ रहे हैं? नहीं, वो बात अभी नहीं हुई, जब होंगी बताएंगे आप। असदुद्दीन ओवैसी गजब के नेता हैं। कुछ साल पहले तो उनका दायरा सिर्फ हैदराबाद तक था। उनकी पार्टी का वजूद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों तक सीमित था। अब ओवैसी खुद को देश भर के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं और काफी हद तक कर चुके हैं। वो खुलकर मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की तकलीफ का जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार हो या अब उत्तर प्रदेश, हर जगह चुनाव लड़ते हैं, पूरी मेहनत से कैंपेन करते हैं। मुश्किल है कि बीजेपी के नेता उन्हें विरोधियों का सगा मानते हैं और बीजेपी के विरोधी उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। लेकिन ओवैसी इन सब बातों से न निराश होते हैं, न हैरान होते हैं, न परेशान होते हैं। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सब पर ओवैसी बराबर की चोट करते हैं। और अब ओवैसी के एक नए क्रिटिक सामने आए हैं, राकेश टिकैत। आज राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया। राजा महेंद्र प्रताप तो वे थे कि जिन्होंने बहुत जमीनें दान दी, तो किसानों के राजा थे वे। जाट का शब्द तो एक इन्होंने निकाल लिया अभी, और अब तो इनको कोई दिक्कत रही नहीं भाई बीजेपी वालों को। तो अब तो इनका जो ओवैसी है, इनका चचा जान आ गया है ना यहाँ, तो अब तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब भाई चचा जान इनका आ गया है उत्तर प्रदेश में, इनको जिता कर लेके जाएगा, वो आ गया तो अब कहाँ इनको दिक्कत रहेगी। राकेश टिकैत की दिक्कत समझ आ सकती है। उन्हें लग रहा था किसान आंदोलन का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में करेंगे, लखनऊ का घेराव करेंगे, लखनऊ के रास्ते बंद करेंगे। लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे, तो योगी ने साफ कह दिया अनुशासन में रहकर, कानून के दायरे में रहकर आंदोलन होगा तो ठीक, वरना पुलिस अपना काम करेगी। इसके बाद राकेश टिकैत ने लखनऊ को दिल्ली बनाने का इरादा तो छोड़ दिया, लेकिन 5 सितंबर को उन्होंने मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत की। लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितनी उम्मीद राकेश टिकैत को थी। इसके बाद राकेश टिकैत को समझ आ गया कि किसान भी योगी पर यकीन कर रहे हैं। वैसे योगी के सामने इस वक्त कई तरह के चैलेंज हैं। तेजी से वैक्सीनेशन करवाना, कोरोना के कारण जो उद्योग धंधों को धक्का लगा है उसे पटरी पर लाना, विरोधियों को जवाब देना और समाज के जो दुश्मन किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की साजिश रच रहे हैं उनके मंसूबों पर पानी फेरना।
आज दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर इसी तरह की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का भंडाफोड़ किया। आज दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये दहशतगर्द आईएसआई के इशारे पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में बम ब्लास्ट करने का प्लान बना रहे थे। दशहरा और दिवाली के मौके पर फेस्टिवल सीजन में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ब्लास्ट करने की साजिश रची थी। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकी नवरात्रि और रामलीला के दौरान कई शहरों को दहलाने का सामान इकट्ठा कर चुके थे। प्रयागराज में पुलिस ने जो विस्फोटक बरामद किया है उसमें आईडी भी फिट था, यानी बटन दबाते ही ब्लास्ट हो सकता था। दिल्ली पुलिस ने यूपी एटीएस के साथ मिलकर 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 आतंकी ओसामा और जीशान पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। और बड़ी बात है कि इस पूरी साजिश में 1993 के बाद पहली बार अंडरवर्ल्ड एक बार फिर एक्टिव नजर आया है। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के जरिए आईडी और आरडीएक्स हिंदुस्तान लाया गया, यह पुलिस का दावा है। पाकिस्तान से विस्फोटक हिंदुस्तान में पहुंचाने और ब्लास्ट किए जाने को छिपाकर रखने की, बम को छुपाकर रखने की पूरी जिम्मेदारी अनीस इब्राहिम और उसके लोगों पर थी। और अंडरवर्ल्ड की मदद से यह आरडीएक्स और आईडी प्रयागराज समेत कई शहरों में पहुंच चुका था। आज सुबह दिल्ली पुलिस को इस टेरर मॉड्यूल की लीड मिली। एक आतंकी गिरफ्तारी राजस्थान के कोटा से हुई, 2 आतंकवादी दिल्ली से पकड़े गए, जबकि 3 दहशतगर्दों को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों में ऑपरेशन चलाकर वक्त रहते इन आतंकवादियों के प्लान को फेल कर दिया। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहाँ हमारे पास यूपी एटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपी एटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहाँ से अरेस्ट करे। हैरानी की बात है कि बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए 2 आतंकियों को पाकिस्तान भेजा गया। उनमें से एक है दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला ओसामा। पुलिस ने बताया कि ओसामा इसी साल 22 अप्रैल को लखनऊ से मस्कट गया। मस्कट में ओसामा की मुलाकात यूपी के रहने वाले जीशान से हुई। फिर इन दोनों को आईएसआई की एक टीम बोट के जरिए पाकिस्तान ले गई। इस दौरान रास्ते में कई बार बोट बदली गई। पहले इन दोनों को ग्वादर पोर्ट के पास पाकिस्तान की जिवनी इलाके में रखा गया। फिर उन्हें पाकिस्तान के थट्टा इलाके में एक फार्म हाउस में ले जाया गया। इस फार्म हाउस में 3 पाकिस्तानी हैंडलर्स पहले से मौजूद थे। जब्बार और हमजा नाम के 2 लोगों ने जीशान और ओसामा को ट्रेन किया। जब्बार और हमजा दोनों पाकिस्तान के फौजी थे। 15 दिन तक दोनों को AK-47 चलाने और बम धमाके करने की ट्रेनिंग दी गई और फिर दोनों को उसी रूट से वापस मस्कट लाया गया। इन दोनों के अलावा वहां बांग्ला बोलने वाले करीब 14-15 लड़कों को भी ट्रेनिंग दी गई। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है
वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। पुलिस ने आज यह भी बताया कि इस टेरर मॉड्यूल के तार किस तरह दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि आईएसआई ने भारत में ब्लास्ट करने के लिए 2 टीमें बनाई थी। एक टीम अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम को इस टीम का हेड बनाया गया था। इस टीम का काम था पाकिस्तान से आने वाले आरडीएक्स और हथियारों को बॉर्डर पार करवाना और अपने गैंग के जरिए यह हथियार और विस्फोटक हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों तक पहुंचाना और ब्लास्ट करवाने की खतरनाक साजिश के पूरा होने तक इस विस्फोटक को, एक्सप्लोसिव को संभाल कर रखना। यही नहीं, इस आतंकी वारदात को अंजाम देने तक जितना खर्चा होना था उसके लिए फंड और पैसे पहुंचाने का इंतजाम भी दाऊद इब्राहिम की टीम के पास था और यह सब अनीस इब्राहिम की देखरेख में हो रहा था। दाऊद का भाई अनीस इस वक्त पाकिस्तान में है और पुलिस का कहना है कि वो वहीं से बैठकर सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा था। आज जो 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनमें से 2 लोग अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम के स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं। इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। इसमें जो है, जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती हैं। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमुनिशन भी है। आज जो आतंकवादी पकड़े गए ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इस टेरर मॉड्यूल को अगर स्टडी करें तो 2-3 चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। पहली ये कि आईएसआई कैसे आसानी से दिल्ली और यूपी के 22 साल से 30 साल तक के लड़कों को रेडिकलाइज करके उन्हें मस्कट के जरिए पाकिस्तान पहुंचा रही है, उन्हें ट्रेन कर रही है। पिछले कुछ साल में एलओसी पर सेना ने काफी सख्ती की है, इसलिए आईएसआई ने फ्लाइट के जरिए लड़कों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजने का नया रास्ता निकाला। और दूसरा यह कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के स्लीपर सेल का नेटवर्क कमजोर पड़ गया है, तो आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क को एक बार फिर एक्टिव किया है। यह अच्छी बात है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, ब्लास्ट के प्लान को वक्त रहते फेल कर दिया, और इसके लिए दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी तारीफ होनी चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे गुजरात में बारिश और बाढ़ से तबाही की तस्वीरें। अब मैं आपको दिखाता हूं गुजरात में भारी बारिश से हुई तबाही का मंजर। बारिश और बाढ़ ने जो हालात पैदा किए हैं वो बहुत दुख देने वाले हैं। गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के लिए बड़ा चैलेंज है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज गुजरात में बारिश नहीं हुई, लेकिन पिछले 2 दिन जो बारिश हुई उसकी वजह से राजकोट, जामनगर
और जूनागढ़ जैसे कई जिलों में हालात काफी खराब हैं। कुछ इलाकों में तो पानी उतर गया है, लेकिन बहुत से इलाकों में नदियां अभी भी उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में 10-10 फीट तक पानी भरा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में खिलौनों की तरह बहती दिखाई दी। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा एयरफोर्स और नेवी की सहायता लेनी पड़ी। बाहर આવતા રહ્યો નહીં પણ નીકળતા નથી। બહાર આવતા રહ્યો। ઓલી ગાડી તણે હા લઈ જાજો। આ ગઈ BMW ગઈ। આ કર્યો આ જઈએ। એ ખટારા રે ભટકાવાની હે। અગલા भारी बारिश और बाढ़ के कारण जगह जगह सड़कें डूब गई हैं, पुल धंस गए हैं। इसकी वजह से गुजरात के 15 स्टेट हाईवे समेत 188 रास्ते बंद हैं। कई इलाकों में बिजली गुल है। सौराष्ट्र के 365 पावर फीडर बंद हैं। करीब 300 बड़े इलेक्ट्रिक पोल उखड़ गए हैं। इसकी वजह से 250 गांवों में बिजली नहीं है। बारिश और बाढ़ की वजह से 10 लोगों की मौत तो कंफर्म हो चुकी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर जामनगर और राजकोट में हुआ है। सबसे ज्यादा यानी 4 लोगों की मौत इन्हीं दोनों जिलों में हुई है। 7,500 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करने गए और बाद में वो बाढ़ पीड़ित लोगों से मिले भी। सौराष्ट्र में एक ही दिन में 5 जिलों के 38 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। कुछ जगहों पर डैम के गेट खोलने पड़े, जिसके कारण नदियों का वाटर लेवल बढ़ गया। आसपास के इलाकों में पानी और भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कारें नहीं बल्कि भारी भरकम कंटेनर भी बह गए। गुजरात के लिए वक्त काफी मुश्किल है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लिए परीक्षा का समय है। उम्मीद है भूपेंद्र पटेल इस इम्तिहान में पास होंगे और बाढ़ से परेशान गुजरात के लोगों को जल्दी से जल्दी हर तरह की राहत और मदद मुहैया करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी घटनाओं पर राहत कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। 10 दिन बाद नरेंद्र मोदी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने वाले हैं। मीटिंग का एजेंडा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करेंगे। ये मोदी और बाइडेन की पहली मुलाकात होगी आमने सामने बैठकर। दोनों नेताओं की 1-to-1 बात होगी। असल में क्वाड देशों और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। इसी दौरान पहले 24 सितंबर को वो क्वाड देशों के हेड ऑफ स्टेट्स के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी होंगे। इससे पहले 12 मार्च को नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। 24 सितंबर को होने वाली क्वाड देशों की मीटिंग में कोरोना, क्लाइमेट चेंज, साइबर स्पेस और इंडो पैसिफिक रीजन में चीन पर नकेल कसने जैसे मुद्दों पर बात होगी। इसके अगले दिन 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन के जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे। जाहिर है इस मौके पर मोदी आतंकवाद की बात करेंगे, दहशतगर्दी में पाकिस्तान के एक्टिव रोल का जिक्र करेंगे और ये बताएंगे कैसे भारत की आशंका सही साबित हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए हैं। आज ही इसका उदाहरण सामने आया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज कैसे दाऊद इब्राहिम के भाई के जरिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को, आईएसआई के टेरर को दिल्ली और यूपी में साजिश के लिए भेजा गया था। इन आतंकवादियों को कैसे पकड़ा गया, इसके बारे में कुछ ताजा डिटेल्स अभी आई हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।